हेलो प्यारे विद्यार्थियों, देखो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे परासरण। परासरण की क्रिया हमने पढ़ी थी, कहा था कि किसी भी पदार्थ के अणु का अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन क्या कहलाता था? परासरण कहलाता था। देखो यहाँ पर मैंने विलायक लिया है जैसे जल, और ये लिया है विलयन। यहाँ पर NaCl और H2O का विलयन अधिक सांद्र रहेगा, तो ये विलायक के अणु क्या होंगे? विलयन की ओर इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों से होकर गति कर जाएंगे, तो परासरण की क्रिया हो जाएगी। इसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। पहला किशमिश दाग को आप पानी में डाल दो या खीर में डाल दो, तो क्या होता है? जो जल या दूध होता है वो अपनी कम सांद्रता से तनु होता है, तो उसकी झिल्ली से होकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और दाग क्या होता है? फूल जाता है जल को एब्जॉर्ब करके। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, यानी कि दाग के अंदर का जो शर्करा का घोल था वो क्या था? गाढ़ा था। उस गाढ़े घोल के अंदर क्या होते हैं? विलायक पदार्थ के अणु आ जाते हैं। तो इसी को हमने क्या कहा था? परासरण। बस इसमें शर्त थी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर ही जाते हैं। तो देखो अब उसके बाद अब हमारा विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों में फोर्थ आता है परासरण दाब। परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो देखो परासरण दाब को समझने से पहले हमने परासरण की क्रिया समझनी होगी, जो हमने समझ ली। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? पात्र बना दिया मैंने। पात्र में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी मैंने। SPM सेलोफेन पेपर, जानतवी झिल्ली आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। ये सेलुलोज एसीटेट की भी बनी होती है। अब देखो यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली से एक पात्र को मैंने अलग कर दिया। एक तरफ तो विलायक जल भर दिया और एक तरफ विलयन NaCl और जल का विलयन भर दिया। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? पिस्टन लगा दिए। अब थोड़ी देर बाद जब हम इसे छोड़ते हैं तो आपको पता है विलायक तो एकदम शुद्ध तनु अवस्था में, तो क्या होगा? अपनी तनु अवस्था से यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होगा? गति करेगा इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो ये यहाँ से विलयन क्या हो जाएगा? इसकी तरफ गति करेगा, करने लग जाएगा। विलायक के अणु विलयन की तरफ गति करेंगे तो देखो ये जब इधर आएगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये पिस्टन क्या होगा? माना कि ये यहाँ था, H ऊंचाई तक उठ जाएगा। H ऊंचाई तक उठने का मतलब है ये इसकी मात्रा यहाँ पर विलयन की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें विलायक आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर H क्या दे दी मैंने? ऊंचाई। H ऊंचाई तक क्या हो जाएगा? पिस्टन उठ जाएगा। तो ये पिस्टन उठ गया H ऊंचाई तक। अब देखो ये तो इधर आते जाएंगे विलायक के अणु परासरण की क्रिया द्वारा, परंतु अब मैं इस तरफ जिधर ये पिस्टन उठाए उधर मैं क्या कर दूं? कुछ अतिरिक्त दाब डाल दूं, दाब P। अब मैं अगर इस पे दाब लगा दूं तो ये पिस्टन और ऊपर नहीं उठेगा तो यहाँ पर क्या होगा? जगह ही नहीं बचेगी। तो ये अणु कहाँ जाएंगे? इसमें स्थान नहीं रहेगा। तो ये लगाया गया दाब जो इस परासरण की क्रिया को यानी कि विलायक के अणु का विलयन की ओर गमन को रोक देता है, ये दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब ध्यान से समझना आप इसको। विलयन की तरफ लगाया गया वह न्यूनतम दाब, कम से कम दाब, जिससे विलायक के अणु का विलयन की ओर गमन रुक जाता है, यानी कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब के नाम से जाना जाता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। विलयन है, विलयन की तरफ लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, अर्थात विलायक के अणु का विलयन की ओर गमन रोक देता है। क्या कहलाता है? ये दाब परासरण दाब कहलाता है, और इसे P पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चित्र बना दिया अपन ने। अगर 1 या 2 नंबर में आए तो आपको इतना सा लिखना है। अगर आपको 3 नंबर में दे दे कि आप एक्सप्लेन भी करो, तो आप क्या करोगे? इसी की थ्योरी लिख दोगे। कैसे लिखेंगे थ्योरी? देखो थ्योरी में एक पात्र लेंगे, एक पात्र में हम यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कर देते हैं? एक तरफ तो विलायक जल भर देते हैं और दूसरी तरफ क्या कर देते हैं? विलयन NaCl और H2O का विलयन लेकर भर देते हैं। दोनों को हम क्या कर देते हैं? यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक पृथक कर देते हैं और दोनों तरफ क्या कर देते हैं? पिस्टन लगा देते हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता से क्या होते हैं? अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या होते हैं? यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों से होकर गति करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे पिस्टन H ऊंचाई तक उड़ जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इधर विलायक के अणु का विलयन की ओर गमन हो रहा है, अर्थात परासरण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये तो हो गया परासरण। अब देखो अब इस यहाँ पर इस गमन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? विलयन की तरफ क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। तो विलयन की तरफ वह न्यूनतम दाब लगाते हैं, जिससे क्या होता है? यहाँ स्थान पूरा हो गया तो अभी इधर नहीं आएंगे, तो विलयन की तरफ वह न्यूनतम दाब लगाते हैं, जिससे विलायक के अणु विलयन की ओर गमन रुक जाता है। वो दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब के नाम से जाना जाता है।
क्लियर है आपके सब कुछ? तो ये एक पेज की डिटेल आपके ऐसे कैसे क्लियर हो जाती है। अब देखो पराशरण दाब को समझने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, डेरिवेशन व्युत्पन्न करने अपन को। वो कहता है अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो अणुओं की संख्या पे निर्भर करेगा पराशरण दाब, तो निकालना है। तो पराशरण दाब को सबसे पहले समझाने वाला जो वैज्ञानिक था वो वॉन्ट हाफ था। वॉन्ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया यहाँ पर कि गैसों के जो नियम होते हैं उन गैसों के नियम को विलेनों पर भी लागू कर दिया। गैसों के जो भी नियम होते हैं, जैसे बॉयल का नियम पढ़ा था आपने, चार्ल्स का नियम पढ़ा था, गिलुसेक का नियम पढ़ा था, उन गैसों के नियमों को वॉन्ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने विलेन पर लागू किया और सभी के लिए एक एक समीकरण व्युत्पन्न कर दी, जिन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। वॉन्ट हाफ बॉयल नियम, बॉयल नियम ही है, बस ये किसने दिया, वॉन्ट हाफ ने दिया, तो वॉन्ट हाफ बॉयल नियम हो जाएगा। नियम क्या कहता है, बॉयल नियम क्या कहता था, स्थिर ताप पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, T इज कॉन्स्टेंट, स्थिर ताप पर। यहाँ क्या है, चूंकि ताप क्या है, स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब अतिरिक्त लगाया गया दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। तो स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब किससे दर्शाते हैं, पाई से। वो क्या होता है, उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। ध्यान देना, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर लागू होगा, तो स्थिर ताप पर यहाँ पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे हम वॉन्ट हाफ बॉयल नियम के नाम से जानते हैं। लिख दिया हमने। अब समानुपाती की यहाँ पर क्या हो गया, अब ज्यादा अपन को है ही नहीं सिलेबस में, तो इतना सा लिखना है। इसकी जगह देखो, चूंकि एक और चीज होती है, अब C सांद्रता जो होती है किसी भी विलयन की, सांद्रता 1/V तनुता। ध्यान दो, सांद्रता तनुता का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो इस सांद्रता की जगह अपन क्या रख सकते हैं, तनुता को V से दर्शा रहा है, तो पाई इज इक्वल टू, या फिर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि सांद्रता के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तनुता का व्युत्क्रम होती है, तो व्युत्क्रम कर दिया अपने, 1/V लिख दिया। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉयल नियम की समीकरण आ जाएगी। हो गया। अब एक बार मैं वापस बता देता हूँ, स्थिर ताप पे लागू होता है, तो इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब पाई उसकी सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती होता है। C सांद्रता है, सांद्रता क्या होती है, 1/, तनुता, तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, 1/V, तो परासरण दाब क्या हो जाएगा, तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप। क्लियर। अब दूसरा नियम देखो, बॉयल का वॉन्ट हाफ नियम, तो वॉन्ट हाफ का बॉयल नियम तो हो गया। वॉन्ट हाफ ताप और दाब का नियम, देखो ताप और दाब के नियम के लिए हमें दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, एक तो सांद्रता और एक तनुता। तो देखो C एंड V इज कांस्टेंट, C और V क्या हो हमारे पास, स्थिर हो। तो स्थिर सांद्रता और तनुता पर नियम क्या है, इस नियम के अनुसार लैंग्वेज क्या बनेगी, स्थिर सांद्रता व तनुता पर। अब क्या हो जाएगा, स्थिर सांद्रता और तनुता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब पाई उसके परमताप T के समानुपाती होता है। इतना सा ही नियम कहता है यहाँ पर, ध्यान देना। इस नियम के अनुसार सांद्रता C और तनुता V पर, स्थिर सांद्रता और स्थिर तनुता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परमताप T के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे वॉन्ट हाफ ताप दाब नियम के नाम से जानते हैं, कि परासरण दाब ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतनी सी बात है यहाँ पर। अब देखो इतनी सी बात है तो कोई बात नहीं है, इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं, दोनों दे दिया। अब समीकरण 2 देने के बाद अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखो अब यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों समीकरणों को मिला दो। जैसे आपने वहां पर आदर्श गैस समीकरण पढ़ी थी, PV बराबर nRT 11th क्लास में पढ़ी थी ना, तो PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण थी जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम उनको मिलाने से बनती थी। तो ऐसे इन दोनों को मिला दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आदर्श गैस समीकरण आ जाएगी। किसके लिए, परासरण दाब के लिए। तो देखो उपरोक्त दोनों समीकरणों को मिलाने पर, उपरोक्त दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिला दो, क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, परासरण दाब पाई समानुपाती है। देखो समीकरण 2 से तो परासरण दाब किसके समानुपाती, T के, है ना, तो परासरण दाब T के समानुपाती कर दिया। समीकरण 1 से क्या है, देखो C के समानुपाती है तो C लिखो, या फिर आप क्या करो 1/V के, तो 1/V को ये 1/V ऐसे आ जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना इसमें। अब देखो समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे हम,
समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का जाएगा। वहां क्या आता था, आर गैस स्थिरांक, पीवी बराबर आर गैस स्थिरांक आता था, समानुपाती स्थिरांक। इस आर की जगह यहाँ पर क्या जाएगा, एस आ जाएगा, और बचा क्या, टी अपॉन वी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इधर समानुपाती हटा दिया, बराबर आ गया, बराबर की जगह यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक कौन आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा जाएगा आर के स्थान पर। अब देखो यहाँ पर v को मैं इधर ले लूँ बराबर के, तो क्या हो जाएगा, पाई बराबर की इधर आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो पाई v बराबर एस टी हो गया। ये है आपके पास 1 मोल पदार्थ के लिए, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए आपके आदर्श गैस समीकरण क्या आई थी, पीवी बराबर आर टी, यही था ना। तो पीवी बराबर आर टी आया था, तो यहाँ एस टी आ गया, तो पाई वी बराबर एस टी आ गया। लेकिन अगर 1 से अधिक मोल हो, एन मोल ले लो, तो एन मोल के लिए अगर आपको क्या करनी है, समीकरण व्युत्पन्न करनी है, तो क्या हो जाएगा, पाई वी बराबर एन मोल है तो एन कर दो, यहाँ एन एस टी हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ मैं आपको, दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो या मत दो, कोई परेशानी नहीं, आगे दे देंगे अपन नंबर। अब यहाँ पर देखो पी वी बराबर एन आर टी, तो सेम वही है, पी दाब था, दाब की जगह यहाँ क्या हो गया, प्रसरण दाब पाया हो गया, तो पी वी बराबर, तो पाई वी बराबर एन आर टी था, वहाँ आर गैस स्थिरांक था, यहाँ एस क्या है, विलेन का स्थिरांक है, इतना सा अंतर आया है हमारे पास। तो अगर अपन यहाँ पर इसी को, यहाँ पर इसका मान जो है, इसका मान वो क्या होता है, गैस स्थिरांक के बराबर ही होता है, इसलिए इस समीकरण को अपन पाई वी बराबर एन आर टी भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। क्लियर। अब देखो यहाँ तक हमने व्युत्पन्न कर ली। इसके बाद देखो पराशरण दाब एक तो पाई और विलेय का अनुभार हम निकाल सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं समीकरण क्या है, पाई वी बराबर एन आर टी, ये तो क्या है, आदर्श गैस समीकरण। इससे अपन को निकालना क्या है, यहाँ पर विलेय का अनुभार, कोई विलेय पदार्थ है उसका अगर आपको अनुभार ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात कर सकते हो। तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पक्षांतर करता हूँ मैं, पाई बराबर एन आर टी, v को मैं बराबर किधर ले जाऊं तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v को बराबर किधर लाते हैं, बटे में गए तो n अपॉन वी, या एन आर टी अपॉन वी भी लिख सकते हो, तो n अपॉन वी कर दिया मैंने यहाँ पर। तो पाई बराबर एन आर टी, वी इधर ले गया तो n अपॉन वी आर टी हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ शब्द आ रहा है n अपॉन वी, n अपॉन वी का मतलब क्या हो सकता है, देखो हमारे पास यहाँ अपन बनाएंगे, क्या क्या बना सकते हैं, देखो n अपॉन वी, तो देखो n अपॉन वी क्या हो सकता है, ये 1 अपॉन वी है एक, तो अपने पास 1 अपॉन वी बराबर क्या हो सकता है, पाई हो सकता है ना। इसके अलावा 1 अपॉन वी, ये क्या है, 1 अपॉन वी किसके बराबर है, सांद्रता के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n तो n मोल के लिए अगर 1 मोल कर दो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या पाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बराबर n अपॉन वी, 1/v हो गया तनुता, इसको तो c लिख सकते हो सांद्रता, और ये क्या हो जाएगा, CRT। ऐसे भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, मान रखना चाहेंगे तो मान रख देंगे, नहीं रखना चाहेंगे तो नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं है। मान रखना चाहोगे तो आप जानते हो n क्या है, मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा, देखो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ये होता है मोलों की संख्या, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, नीचे क्या है अपॉन में v, तो ये v अपनी जगह आ गया, और ये r अपनी जगह, t अपनी जगह, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसके बाद अपन को निकालना क्या है, विलेय का अनुभार, पराशरण दाब और विलेय के अनुभार में संबंध। तो पराशरण दाब तो आप इससे निकाल सकते हो, तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल दे दे, विलेय की ग्राम में मात्रा दे दे, उसका अनुभार दे दे, आ तो गैस स्थिरांक होता ही है, टी परम ताप है, वी आयतन हो जाएगा, ये दे दे वो, तो पराशरण दाब आप ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको पराशरण दाब दे दे तो फिर वो विलेय का अनुभार पूछ सकता है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा है, अनुभार कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर विलेय का अनुभार निकालना है तो इसको आप बराबर किधर ले लो, तो बराबर किधर लेते हैं, नीचे बटे में था, ऊपर आ जाएगा, तो m विलेय का अनुभार बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, विलेय का अनुभार बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू RT अपॉन v, पराशरण दाब बराबर किधर आएगा, तो कहाँ जाएगा, नीचे बटे में, तो ये पाई, ये आपके पास अगली समीकरण आ जाएगी 4th। आ गई। तो देखो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर समीकरण निकाल ली। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई समीकरण 3, समीकरण 4, इधर इसको भी आप a दे दो, b दे दो या c दे दो, कुछ भी नंबर दो अपने हिसाब से। तो समीकरण 1 तो ये वाली है आपके 3, a, b और c, इन्हीं को हम पराशरण दाब के समीकरणों के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ तक हम इन सबको कर लेंगे। अब देखो पराशरण दाब पढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं हमारे पास, इनके न्यूमेरिकल आ जाएंगे। न्यूमेरिकल आप करिएगा, कोई नहीं आए तो पूछना, आप कोई परेशानी नहीं है, आपको बता भी देंगे। इससे पहले इसमें एक टॉपिक है प्रतिलोम परासरण। देखो शब्द आ रहा है आपके पास, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण को व्युत्क्रम परासरण के नाम से भी जानते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, परासरण की क्रिया का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो परासरण क्या था, किसी भी पदार्थ के अणु का अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन, परासरण। परासरण दाब क्या था, ये जा रहा था विलायक के अणु विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन कर रहे थे, तो परासरण की क्रिया थी। तो अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अपन क्या कर रहे थे, विलयन की तरफ दाब लगा रहे थे। तो विलयन की तरफ लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, एक्स्ट्रा दाब जो अपन लगा रहे हैं, जो क्या करते इस परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि विलायक के अणु का विलयन की ओर गमन रोक दे, परासरण दाब कहलाता था। तो इससे तो केवल विलायक के अणु इधर आना रुकते हैं। लेकिन यदि अब मैं क्या कर दूं, इस परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा दूं, तो विलयन की तरफ, ये विलयन है, इसकी तरफ परासरण दाब से अगर बहुत ज़्यादा दाब लगा दूं मैं, तो बहुत अधिक दाब के प्रभाव में क्या होगा, जो ये विलयन के अणु है, ये विलयन के अणु दाब के प्रभाव से, बहुत ज़्यादा दबाव से इन छिद्रों से होकर उल्टे गति करने लगेंगे, इस दिशा में विलायक की ओर गति करने लगेंगे। तो परासरण की विपरीत क्रिया हो रही है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम परासरण। तो अपन डेफिनेशन क्या बनाएंगे प्रतिलोम परासरण की, कि विलयन की तरफ परासरण दाब से अगर बहुत अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन के अणु क्या होते हैं, विलायक की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, परासरण का विपरीत होता है, इसलिए इसको प्रतिलोम परासरण के नाम से जानते हैं। और इस क्रिया का उपयोग समुद्री नमक को, समुद्री जो खारा पानी होता है उसको पीने योग्य शुद्ध पानी में परिवर्तित करने में इसका उपयोग करते हैं। खारा पानी इसको इधर गति कराओगे तो फिर क्या होता है, शुद्ध पानी में परिवर्तित हुआ, उनकी विधियों से, वैज्ञानिक विधियों से कर सकते हैं। तो इसका समुद्री जल का शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आप न्यूमेरिकल करिएगा, नहीं आए तो आप पूछिएगा, अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी बता दिए जाएंगे।